श्री चरक संहिता सूत्र स्थान छठा अध्याय तस्य शीतीये षड ऋतु में प्राकृतिक तथा शारीरिक स्थिति। अब मात्रा शीतलीय अध्याय के बाद तस्य शीतीय नामक अध्याय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, विमर्श मात्रा पूर्वक किए गए भोजन से बल, वर्ण, सुख एवं आयु की वृद्धि होती है। यह बात पिछले अध्याय में कही गई है, किंतु देखा जाता है कि हेमंत, शिशिर आदि ऋतुओं में मात्रा पूर्वक किए गए भोजन से भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः इस शंका को दूर करने के लिए तस्य शीतीय नामक अध्याय का आरंभ किया जाता है। अध्याय की भूमिका जिस व्यक्ति को चेष्टा अर्थात विहार और आहार के अनुकूल ऋतु सातम में ज्ञात है, उसके ही चारों प्रकार के आहार सेवन से बल और वर्ण बढ़ते हैं। विमर्श जो पुरुष ही जानता है कि किस ऋतु में कैसा आहार विहार करना चाहिए, उसे ही आहार का फल प्राप्त होता है। यदि वे ये नहीं जानता कि किस ऋतु में कौन सा अन्न खाना चाहिए, तो मात्रा पूर्वक आहार करने पर भी उसे आहार का फल प्राप्त नहीं हो सकता। इस अध्याय में ऋतुओं के अनुसार आहार तथा विहार करने का उपदेश किया गया है। स्वस्थ व्रत पालन के लिए ऋतु विभाग। ऋतु सातम्य के इस प्रकरण में ऋतुओं के विभाग के अनुसार संवत्सर के 6 अंग अर्थात 6 ऋतुएं बताई गई हैं। इनमें से शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, इन 3 ऋतुओं में सूर्य उत्तर दिशा में गमन करता है। अतः इन्हें उत्तरायण अथवा आधान काल तथा वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुओं में सूर्य दक्षिण दिशा में गमन करता है। अतः इन्हें दक्षिणायन अथवा विसर्ग काल जानना चाहिए। विसर्ग काल का वर्णन। विसर्ग काल में वायु अत्यंत रुक्ष नहीं बहती, किंतु आदान काल में अति रुक्ष बहती है। विसर्ग काल में चंद्रमा पूर्ण बली रहता है और समस्त भूमंडल पर अपनी किरणें फैलाकर विश्व को नियंत्र आप्यायित अर्थात तृप्त करता रहता है। इसलिए विसर्ग काल को सौम्य कहा जाता है। आदान काल का वर्णन। पुनः आदान काल को आग्नेय कहा जाता है। सूर्य, वायु और चंद्रमा काल स्वभाव से मार्ग का ग्रहण कर अर्थात मेष आदि राशियों पर जाकर काल, ऋतु, रस, दोष और देह बल की उत्पत्ति में कारण होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। आदान काल में प्राकृतिक तथा शारीरिक स्थिति। आदान काल में सूर्य अपनी किरणों द्वारा संसार के स्नेह भाग अर्थात जल के अंश को लेता है तथा वायु तीव्र और रुक्ष होकर संसार के स्नेह भाग का शोषण करता है। परिणाम स्वरूप शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, इन 3 ऋतुओं में यथाक्रम रुक्षता उत्पन्न हो जाने तथा रुक्ष रस, तिक्त, कषाय और कटु रसों की वृद्धि हो जाने से मनुष्य के शरीर में दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है। विसर्ग काल में प्राकृतिक तथा शारीरिक स्थिति। वर्षा, शरद तथा हेमंत, इन ऋतुओं में क्रमशः जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर गमन करना आरंभ करता है, उस समय काल और स्वाभाविक मार्ग, विसर्ग काल एवं दक्षिणायन तथा मेघ, वायु और वर्षा से उसका तेज कम हो जाता है। चंद्रमा पूर्ण बली रहता है तथा आकाश से जल गिरने के कारण जगत का ताप शांत हो जाता है। अतः अम्ल, लवण और मधुर ये अरुक्ष स्निग्ध रस तथा मनुष्य के शरीर में बल यथाक्रम प्रतिदिन बढ़ने लगता है। आदान काल के लक्षण। इसमें शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतुएं होती हैं। क्रमशः माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ मास होते हैं। सूर्य उत्तरायण होता है, आग्नेय होता है, वायु अतिरुक्त होती है, चंद्रमा का बल क्षीण रहता है, सूर्य का बल पूर्ण रहता है। सूर्य तथा वायु जगत का शोषण करते हैं। रुक्ष रस
तिक्त, कषाय तथा कटु की वृद्धि होती है। मनुष्य को यथाक्रम दौर्बल्य की प्राप्ति होती है। विसर्ग काल के लक्षण, इसमें वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुएं होती हैं। श्रावण, भाद्र, कुआर, कार्तिक, अगहन, पौष मास होते हैं। सूर्य दक्षिणायन होता है, सौम्य होता है, वायु अति रुक्ष नहीं होती है, चंद्रमा का बल पूर्ण रहता है, सूर्य का बल क्षीण रहता है, चंद्रमा जगत को तृप्त करता है। स्निग्ध रस, अम्ल, लवण तथा मधुर रस की वृद्धि होती है। मनुष्य को यथाक्रम बल की प्राप्ति होती है। आदान तथा विसर्ग काल में शारीरिक बल की स्थिति, विसर्ग काल के आरंभ तथा आदान काल के अंत में मनुष्यों में दुर्बलता, विसर्ग तथा आदान काल के मध्य में मध्यम बल तथा विसर्ग काल के अंत और आदान काल के आरंभ में उत्तम बल होता है।